नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द एग्जाम अड्डा में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे। हिंदी की आज सेकंड क्लास है जिसमें हम लोग चर्चा करने वाले व्यंजन के बारे में। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की वर्ण के बारे में, फिर चर्चा की वर्णमाला के बारे में। उसके बाद की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की स्वर के बारे में। स्वर के साथ आज हम लोगों की क्लास में चर्चा होगी व्यंजन के बारे में। अगर आप उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, अगर आपके एग्जाम में हिंदी नामक सब्जेक्ट आ रहा है तो इतना श्योर है कि उसमें से व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन क्या होते हैं? क्वेश्चन होता है कि का वर्ण का उच्चारण स्थान कहां से है, या आपसे पूछा जा सकता है माँ का उच्चारण स्थान कहां से है, अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, घोष व्यंजन क्या होते हैं, अघोष क्या होते हैं। इन सभी के बारे में आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो सेशन को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको पसंद नहीं आता तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, पर हाँ, डिसलाइक के बटन को 2 बार दबाइएगा ताकि मुझे पता चल सके आपको कितनी वीडियो ना पसंद हुई है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और चर्चा करते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से। अच्छा, कल वर्ण के बारे में क्या पढ़ा था? हिंदी भाषा का हिंदी भाषा में वर्ण किसे कहते हैं? वह न्यूनतम इकाई जिसके और अधिक खंड ना हो सके। वर्ण के बाद हम लोगों ने चर्चा की थी ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या होती है? मौखिक भाषा की वह छोटी से छोटी न्यूनतम इकाई जिसके और खंड ना हो सके उसे ध्वनि कहते थे। वर्ण क्या है? वर्ण लिखित भाषा की छोटी सी इकाई, और ध्वनि क्या है? मौखिक भाषा की छोटी सी इकाई है। वर्णमाला के बारे में क्या पढ़ा था? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। क्या था? वर्णों का व्यवस्थित क्रम वर्णमाला कहलाता है। इसे केवल एक शॉर्ट रिविजन के बारे तरह चर्चा कर रहे हैं। वर्णमाला के साथ शब्द किसने कहते हैं हम? वर्णों का सार्थक क्रम वर्ण शब्द कहलाता है। 2 पॉइंट वहां पे हम लोगों ने ध्यान दिया था क्योंकि हमारे एग्जाम्स में एक बार पूछा गया था कि व्यवस्थित क्रम क्या है, साथ में व्यवस्थित क्रम के साथ हम लोगों ने चर्चा की थी सार्थक क्रम क्या है। सार्थक क्रम जिसका अर्थ निकल जाए उसे सार्थक बोलेंगे। सार्थक क्रम किसे कहते हैं? सार्थक क्रम शब्द को कहते हैं। व्यवस्थित क्रम को वर्ण कहते हैं। इसका वर्णमाला के दोनों भेद देखे थे। स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं। इसमें से स्वर के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग चर्चा करेंगे व्यंजन के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी भाषा में वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। स्वर की सहायता से उच्चारित होने वाले शब्दों को व्यंजन, उच्चारित होने वाले वर्णों को व्यंजन कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात व्यंजनों का उच्चारण स्थान स्वतंत्र नहीं होता है, ये स्वरों पे परतंत्र होते हैं। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, कौन से वर्ण निम्नलिखित में से कौन से वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता है? तो ध्यान रखना है कि स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र ना होकर स्वरों का उच्चारण क्वेश्चन ये पूछा, मजा नहीं आई ना? नहीं। व्यंजन किसे कहते हैं? स्वरों की, चलिए सबसे पहले हम लोग व्यंजन के बारे में अध्ययन करते हैं और व्यंजन को एक बार डिटेल से देखते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? हिंदी भाषा में वर्णमाला को 2 क्रम में बांटा गया था, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या थे? जिनका उच्चारण स्वतंत्र अवस्था में होता था, जिनके उच्चारण में किसी और की सहायता नहीं लेनी पड़ती, तो उन्हें स्वतंत्र स्वर कहते थे। परंतु व्यंजन क्या? व्यंजन वे वर्ण है जिनका उच्चारण स्वर की सहायता के बिना पॉसिबल नहीं है। अर्थात व्यंजन क्या? व्यंजन परतंत्र होते हैं, व्यंजन स्वरों पर डिपेंड करते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर्ण वर्णों के बिना व्यंजन वर्णों का सटीक उच्चारण पॉसिबल नहीं है। ऐसे वर्ण जो हमारी श्वास के साथ संघर्ष करते हैं, अर्थात हमारे कंठ, गला, तालु इत्यादि के साथ मुख से हवा निकालते हैं, ये लाइंस तो उतनी ज्यादा परफेक्ट नहीं बनती है तो बेस्ट लाइन, परंतु इसकी डेफिनेशन तौर पे ज्यादातर नहीं पूछी गई। मुख्य तौर पे क्या पूछा जाता है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन किन्हें कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन परतंत्र होते हैं। अब व्यंजन की डेफिनेशन के बारे में, व्यंजन के भेद के बारे में चर्चा करें तो व्यंजन को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। एक स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संघर्षी या ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अच्छा, अब नाम से देखिए। स्पर्श व्यंजन क्या है? जो मुख गुहा के किसी एक पार्ट को स्पर्श करते हैं उनको क्या बोलते हैं? उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन के भेद भी कई हो जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है? या, र, ल, व, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म या ऊष्म संघर्षी व्यंजन किन्हें कहते हैं? वे वर्ण जिनके मुख से उच्चारण के समय, मुख के उच्चारण के समय ऊष्मा उत्पन्न होती है या गर्मी उत्पन्न होती है। आप बोलिए श, शा, श, हा। नहीं समझ में आ रहा कैसे? मुख के आगे हाथ रखिए, बोलिए शा, शा, शा।
तो इसके उच्चारण के समय मुख से गर्म हवा निकलेगी। जहां पर भी हवा गर्म हो या संघर्षी निकलती है, हवा को मुख से निकलते समय संघर्ष करना पड़ता है, गर्म हवा निकलती है, वहां पे उनको हम लोग ऊष्मा या ऊष्मी व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4, अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4, ऊष्मी व्यंजन की संख्या 4। संयुक्त व्यंजन की चर्चा करें तो इनकी भी संख्या 4 होती है। संयुक्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये दो सब व्यंजनों के मिलन से इनका निर्माण होता है। अब हम लोग इनके ऊपर डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे स्पर्श व्यंजन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण में जिह्वा श्वास का स्पर्श कंठ, तालु, मूर्धन तथा दंत से होता है, उन्हें हम लोग स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है। 25 किस तरह? 5 जिनका उच्चारण स्थान कंठ है, 5 जिनका उच्चारण स्थान तालु है, 5 जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा है, 5 जिनका उच्चारण स्थान दंत, और 5 ऐसे, इस तरह से इनकी संख्या कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, जिह्वा, 5 ऐसे जिनका उच्चारण स्थान जिह्वा से होता है। ये 5 ऐसे होते हैं जहां पे जीभ को स्पर्श करना पड़ता है। अब जैसे उच्चारण देखिए, का वर्ग, बोलना स्टार्ट करिए, का, खा, गा, घा। इसके उच्चारण के समय आवाज हमारे कंठ से निकलती है। का वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हुआ? कंठ। चा, चा, छा, जा, झा। टा वर्ग से बोलते टा, ठ, ड, ता, त, थ, ध, पा, पा, फा, भा, भा, मा। इनके उच्चारण स्थान ओष्ठ हुआ। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखिएगा। स्पर्श व्यंजन को किस भागों में डिवाइड किया? अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान ना तो स्वर की तरह होता है, न ही व्यंजन की तरह होता है। इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओठ आपस में सटते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से कभी स्पर्श नहीं होता है, केवल हल्के से छू के निकल जाते हैं। उन्हें हम लोग अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या याद रखें, इनकी संख्या 4 है। कौन से? य, र, ल, व। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। इसके बाद ऊष्मीय संघर्षिक व्यंजन के बारे में चर्चा करें। वे वर्ण जिनमें श्वास का घर्षण होता है तथा हल्की गर्म होकर बाहर निकलते हैं। इनकी भी संख्या 4 है। कौन कौन से? शा, शा, शाह, शा, शा, शाह। अब हम लोग चर्चा करते हैं इन्हीं के साथ संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या हम लोगों ने 4 पढ़ी। चारों कौन से? जैसे छत्र, त्रज्ञा, छत्रज्ञ, स्रप। छा को क्या बोलते हैं? का और शा के मिलन से होता है। ज्ञा क्या होता है? जा और निया के मिलन से होता है। हाँ, ये जो हलंत लगाया जाता है, इस हलंत का मतलब क्या होता है? इस हलंत का मतलब होता है यहाँ पे अभी आ की मात्रा का लोप है, आ की मात्रा नहीं है। ध्यान रखिए, किसी भी व्यंजन का उच्चारण बिना आ के नहीं किया जा सकता तथा उनका लेखन भी पॉसिबल नहीं है, परंतु लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग? कभी कभी इस तरह के हलंत का प्रयोग कर लेते हैं, जो हमें यह दर्शाता है कि यहाँ पे अभी यहाँ पर अभी स्पर्श व्यंजन या यहाँ पर अभी स्वर का लोप है। जहां पे स्वर का लोप होता है उसको इस तरह से हम लोग दर्शाते हैं। त्रा के बारे में चर्चा करें तो उसको ता और रा के मिलन, तो स्रा क्या होता है? श और रा के मिलन से होता है। एक एक लेटर देख लीजिए। इसके बाद देखिए, अच्छा, घोष और अघोष व्यंजन क्या होते हैं? घोष व्यंजन वे व्यंजन जिनके उच्चारण में घोष या नाद उत्पन्न होता है, घोष या नाद उत्पन्न होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें घोष व्यंजन। अघोष व्यंजन जिनके उच्चारण के समय घोष या नाद उत्पन्न नहीं होता, उन्हें हम लोग अघोष व्यंजन कहते हैं। घोष व्यंजन क्या होता है? पहला और दूसरा वर्णमाला में, जिसे अभी हम लोगों ने का वर्ग पढ़ा था, का वर्ग क्या था? देखिए एक सेकंड देख लेते हैं यहाँ पे, का, खा, गा, घा, अड़ा। तो पहला और दूसरा वर्ण जो होता है, ये पहला और दूसरा वर्ण घोष वर्ण कहलाते हैं, तथा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण क्या आघोष वर्ण। तीसरा, चौथा, पांचवा क्या कहलाते हैं? घोष वर्ण। याद रखिएगा, इस तरह से याद रखिएगा। इसके अलावा याद रखिएगा शा, शा और शाह, ये भी घोष वर्ण है। अब घोष वर्ण किन्हें कहते हैं? घोष वर्ण नहीं याद हो रहे तो ध्यान रखिए, वे वर्ण जिनके उच्चारण के समय, जिनके उच्चारित करते समय मुख से घोष या नाद उत्पन्न होता है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण हिंदी वर्णमाला में पहला और दूसरा लेटर, इसके साथ शा, शा और शा, इनको भी घोष वर्ण कहते हैं। अघोष वर्ण क्या है? पहला और दूसरा हो गया, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण जो होते हैं ये अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? अघोष वर्ण। इस तरह से याद रख लीजिएगा, याद करने की ट्रिक हो गई आपकी। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अल्प प्राण एवं महाप्राण, जिनके उच्चारण में अल्प प्राण मतलब कम वायु निकलती है, अल्प, ठीक है, अल्प वायु निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और जिनके उच्चारण से अत्यधिक वायु निकलती है मुख से, उन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में छोटा सा डिफरेंस है, दोनों याद रखिए। जिनके उच्चारण में मुख से मुख वायु का आगमन या मुख वायु कम निकलती, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण जहां से मुख वायु बहुत ज्यादा निकलती, उन्हें हम लोग महाप्राण कहते हैं। यहाँ पे बाकी हम लोग देख लेते हैं। अल्प प्राण किसे कहते हैं? 1, 3, 5 अल्प प्राण कहलाएंगे। 1, 3, 5 के साथ यार लव, 1, 3, 5 के साथ क्या करना है? यार लव। 1, 3 के बाद क्या करना है? यारा लव, और इसमें शा और जोड़ दीजिएगा। इस तरह से आपका बच जाएगा अल्प प्राण। और महाप्राण क्या होता है? महाप्राण वर्णों को हिंदी वर्णमाला में दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण कहलाता है। इसके साथ शा, शा,
ये भी आपके महाप्राण कहलाएंगे, शाह शाह, ठीक है, ध्यान रखिए। अल्प प्राण और महाप्राण में डिफरेंस खत्म हो गया, घोष आघोष में कंफर्म हो गया, वर्णों का उच्चारण स्थान कंफर्म हो गया। तो इस तरह की आज की क्लास में हम लोगों ने चर्चा की हिंदी वर्णमाला के व्यंजन के बारे में। सीरीज छोटी सी और जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। सेशन पसंद, सेशन को लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये वीडियोस यूट्यूब खुद आपको रिकमेंड कर रहा है, तो ये आपके काम की होगी। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।